वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल्ला तारिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हॉकाई। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान टेस्ट सीरीज का दी एंड। और पाकिस्तान जिस तरीके से हारा है ये बहुत ही ज़्यादा अनफॉर्चुनेट है। हम कभी हारे हुए नहीं थे इंग्लैंड से अपने होम ग्राउंड में। और ये पहली दफ़ा हुआ कि इंग्लैंड हमें इस तरीके से मात दे के चला गया है। और तीसरा मैच अभी रहता है, लग ऐसे ही रहा है कि वो क्लीन स्वीप ही ना हो जाए हम कहीं, और उसका नतीजा भी जो है वो इंग्लैंड के हक में ना आ जाए। एनी हाउ, टेस्ट मैच में बात करते हैं। पाकिस्तान की जो टीम है वो थोड़ी सी अनएक्सपीरियंस्ड है। अगर देखा जाए बॉलिंग में कंपैरेटिवली जो सीनियर प्रोज हैं, नसीम शाह, शाहीन अफरीदी एंड यासिर शाह, वो नहीं थे बॉलिंग में। लेकिन उसका स्टिल ये मतलब नहीं है कि हमारी बॉलिंग कैपेबल नहीं है। अबरार ने 11 विकेटें लेके प्रूव किया कि यस हमारी बॉलिंग ठीक है। बॉलिंग ने कुछ खास गलत नहीं किया, माँ सिवाय एक वो जो कैमियो लग गया मार्क वुड का 36 रन का पहली इनिंग्स में, वो बहुत बड़ा डिफरेंस बना। आज 26 रन से इंग्लैंड की टीम टेस्ट मैच जीतने में कामयाब हुई है। इसके अलावा कोई खास पाकिस्तान ने कोई गलत बॉलिंग नहीं की, बुरी बॉलिंग नहीं की। बैटिंग ने लेट डाउन किया। पहली इनिंग्स में 107 रन पे पाकिस्तान की टोटल जो विकेटें गिरी हुई थी वो सिर्फ 2 थी, और 202 पे आउट हो गई हमारी टीम। फिर इंग्लैंड आया, 275 करके आउट हुआ। वो वहां पे जो टारगेट, अगर ये पाकिस्तान को 25-30 रन और कर लेता किसी तरह तो हम टेस्ट मैच जीत ही जाते ही। लेकिन हमने वहां पे कोई हिम्मत ही नहीं। सॉफ्ट डिसमिसल्स पहली इनिंग्स में एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर गए। और जिस तरीके से हमारे बैट्समैनों ने विकेटें दी, क्योंकि देखें 107 रन पे 2 आउट हैं, आप 202 पे आउट हो रहे हैं, तो ये क्राइम कर रहे हैं ना। आपकी 8 विकेटें जो हैं वो रन ऐड ही नहीं कर सकी। 85 रन आप ऐड कर रहे हैं आपके 8 प्लेयर्स, तो फिर कहीं ना कहीं तो गलती है ना। और फिर जब इंग्लैंड आया तो दूसरी इनिंग्स में 275 रन उन्होंने बना दिए। हमारी स्पिन बॉलिंग ने काफी कंट्रोल उन्हें किया, लेकिन स्टिल ये थोड़े से रन इंग्लैंड ने किए। लेकिन यहाँ पे बॉलर्स को स्टिल ब्लेम नहीं करना चाहिए, और मैं नहीं करूंगा, ड्यू टू देयर परफॉर्मेंस। उन्होंने इंग्लैंड के 20 के 20 बैट्समैन आउट करके दिए हैं हमें, लेकिन हमारे जो बैटर्स हैं आप उन्हें रन्स बनाने चाहिए थे। गलती किधर हुई है? गलती इधर हुई है जी के सिलेक्शन सबसे पहले ये क्वेश्चन मार्क जरूर रेज कर रही थी। मेरे प्रीवियस व्लॉग्स में भी देखें तो मैंने बताया था कि उस्मान सलाउद्दीन और तैयब ताहिर जो हैं, 2 बैटर्स, ये रन कर करके पागल हो गए हैं डोमेस्टिक में। लास्ट कपल ऑफ सीजन से तैयब ताहिर तो बहुत रेगुलरली परफॉर्म कर रहे हैं। पिछले सीजन को छोड़ के प्रीवियस सीजन में उस्मान सलाहुद्दीन ने भी बहुत रन किए हैं। उस्मान सलाहुद्दीन लास्ट सीजन में इन्हें बाजू में इंजरी हुई थी, ये नहीं खेल सके थे ज्यादा, लेकिन इस सीजन अगेन उन्होंने इतने रन किए हैं। और आइडियली हमारे मिडिल ऑर्डर में ही मसला है ना। हमारे मिडिल ऑर्डर में जो प्लेयर्स हैं वो प्रॉपर बैट्समैन नहीं है। अगर देखें हम ऑलराउंडर्स के साथ खेल रहे हैं। अब नवाज और फहीम अशरफ को अगर आप बैटर्स की जगह खिलाएंगे तो कैसे पाकिस्तान की टीम मैचेस जीतेगी? अब वो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है प्रॉपर, तैयब ताहिर और उस्मान सलाहुद्दीन, उन्हें नहीं खिलाया जाता। साथ ही अगर देखें तो अजहर अली भी नहीं थे, और फिर हमने शान मसूद को भी ऐड नहीं किया। तो हमने ज्यादातर अपनी टीम को ऑलराउंडर के साथ जो है बनाया, और फिर ऑलराउंडर्स ने कुछ किया भी नहीं। नवाज ने 1 विकेट लिया इस टेस्ट मैच में, और 45 रन किए हैं दूसरी इनिंग्स में। पाकिस्तान मैच नहीं जीत सका। देखें कई दफा आप 10 से 12 रन करें, आपकी टीम मैच जीत जाए, तो वो 12 रन बड़े कीमती होते हैं। या 45 रन बेशक इन्होंने किया, पाकिस्तान मैच हार गया, कोई फायदा नहीं हुआ इन्हें खिलाने का। सऊद शकील आउटस्टैंडिंग एक टैलेंट नजर आए। बहुत अरसे से इनके बारे में बात होती थी जी कि सऊद शकील को खिलाया जाए। वैसे 3 नंबर के प्लेयर हैं, लेकिन पाकिस्तानी टीम में 4-5 नंबर पे एडजस्ट हो जाएंगे ये। फवाद आलम खेल रहे थे इनसे पहले इस पोजीशन पे, वो रन्स नहीं कर पा रहे थे, उन्हें बाहर किया। सऊद आए हैं, स्मूथ लगते हैं, 50 के स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग कर लेते हैं, टेस्ट में विकेट रोक के रखते हैं, गिरने नहीं देते। तो देखा जाए तो 35 ओवर से जायद इन्होंने बैटिंग की है पाकिस्तान के लिए इन 102 ओवर्स में। सो एक पाकिस्तान को एक कॉम्पैक्ट बैट्समैन मिल गया मिडिल ऑर्डर में। इन्हें वनडे में भी खिलाना चाहिए आप, और मौका जरूर मिल जाएगा इन्हें वनडे में। और बाकी जो प्लेयर्स हैं वो आगा सलमान 20 रन, इनकी यूटिलिटी नजर नहीं आ रही। ना ये बॉलिंग अच्छी कर रहे हैं, ना ये बैटिंग कोई खास कर रहे हैं। 150 इन्होंने की है, और आज जहां मैच जिताना चाहिए था तो इन्हें जरूर प्रूव करके देना चाहिए था। लेकिन ये बहुत ज्यादा करते रहे टेल पे, जिसकी वजह से पाकिस्तान को नुकसान हुआ। अबरार अहमद ने 4 चौके मारे, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमारी बैटिंग का जो फेलियर हुआ, आल तो हमारे बैटर्स ऊपर से फेल हुए थे, वो तो है ही है फेल। अबरार ने 4 चौके लगाए हुए थे, इन्हें बॉल अच्छी नजर आ रही थी। तो अब थोड़ी सी मेच्योरिटी का मुजाहरा करें। आल दो आप पहला मैच खेल रहे हैं ठीक है, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से आप असेस तो करें ना।
आप हर बॉल को हिट मारने जा रहे हैं। वो एक 4 चौके तो लगे, लेकिन एक ऐसी हिट लगी जो कि फील्डर के हाथ में गई सीधा। और पाकिस्तान, क्योंकि फिर ये सडन डेथ पोजीशन आ जाती है ना, कि अगर आपकी 2 विकेटें रह गई हैं, पीछे 3 है, तो आप फिर थोड़ा सा हाई होप्स में हैं। 2 विकेटें रह गई तो उस सिचुएशन में तो आप फंसेंगे ही ना। और फिर ऐसे ही हुआ कि जब अबरार आउट हुए, उसके बाद जाहिद आए, अंडर प्रेशर आए, बोल्ड हो गए। अच्छा बॉल पड़ा मारकोट का, फिर मोहम्मद अली भी आउट हो गए। टेल तो खैर रन ही नहीं किए हमारे दोनों टेल बैट्समैनों ने, जाहिद ने भी अली ने भी। आल तो जाहिद जो है पिछले टेस्ट मैच में बड़ी अच्छी पार्टनरशिप इनकी लगी थी आगा के साथ, काफी सारी गेंदें इन्होंने कंज्यूम की थी, लेकिन आज कोई खास परफॉर्म नहीं कर सके। बॉल भी बड़ा अच्छा पड़ा मारकोट का इन्हें, और बोल्ड हुए ये। बैटिंग जो है अब्दुल्ला शफीक 45 रन थे। मोहम्मद रिजवान के बारे में कहना चाहूंगा कि पूरी सीरीज फ्लॉप हुए, 30 रन किए 43 गेंदों पे एज एन ओपनर, अदरवाइज मिडिल ऑर्डर में तो फंस जाते हैं ये। लग ऐसा ही रहा है कि रिजवान ज्यादा अरसा टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल सकते, हमें हसीबुल्ला को ट्राई करना चाहिए, या फिर इंग्लैंड वाली सोच से हम हारिस को ट्राई करें टेस्ट क्रिकेट में। अगर बहुत ही अग्रेसिव हमने सोचना है, नहीं हो हसीबुल्ला बहुत कम्पैक्ट प्लेयर है, उन्हें रखना चाहिए। और बाकी जो बाबर आजम है उन पे बहुत क्रिटिसिज्म आ रहा है, नहीं आना चाहिए, अच्छे प्लेयर हैं वो। 75 किया हुआ था पहली इनिंग्स में, पिछले मैच में भी 100 किया हुआ था। उनसे क्वेश्चन हुआ कि जी आपकी जो फॉर्म है वो तो सेकंड इनिंग्स में इतनी अच्छी नहीं है, आप ज्यादा रन नहीं कर रहे। तो इन्होंने जवाब ये दिया उन्हें कि जी मैंने ही 196 करके आपको ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट मैच जिताया था। किसी मैच में होता है, किसी मैच में नहीं होता। तो प्लेयर कोशिश पूरी करता है अपनी, लेकिन कभी परफॉर्मेंस होती है, कभी नहीं होती। बात उनकी ठीक है, और हर चीज का ठेका बाबर आजम ने ही नहीं लिया हुआ, दीगर प्लेयर्स भी जो हैं वो जिम्मेदारी लेनी चाहिए उन्हें भी, और वो भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं टीम के लिए। और बाकी जो बैटर्स हैं, आगा सलमान, मोहम्मद नवाज, इनकी कोई यूटिलिटी नजर नहीं आ रही। या तो नवाज को एज अ प्रॉपर स्पिनर खिलाएं, और आगा की जगह एक प्रॉपर बैट्समैन खिलाएं। शान मसूद अवेलेबल हैं, उस्मान सलाउद्दीन अवेलेबल हैं, तैयब ताहिर अवेलेबल हैं, डोमेस्टिक में परफॉर्म कर करके थक गए हैं, और आप अब इनको मौका दें। और बाकी जो हमारे कुछ बॉलिंग प्रॉब्लम्स हैं उन्हें हल करें। अगर देखा जाए तो मीर हमजा, आकिफ जावेद मौजूद थे। इंग्लैंड की टीम लेफ्ट आर्म सीम के खिलाफ फंसती है। 2019 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के जो बॉलर्स थे उन्होंने काफी हद तक इन्हें कंट्रोल किया था, लेकिन अब यहाँ पे हमारे पास एक लेफ्ट आर्म सीमर नहीं था। 2019 के वर्ल्ड कप का कॉम्बिनेशन शाहीन अफरीदी, वहाब रियाज और मोहम्मद आमिर पर बेस करता था, और उन्होंने इन्हें उखाड़ा था, इससे बहुत मजबूत टीम को उखाड़ा था उन्होंने। सो पाकिस्तान को यही कोशिश करनी चाहिए कि एक लेफ्ट आर्म सीमर रखें। हमारे डोमेस्टिक में मौजूद है, आप परफॉर्मर्स को मौका तो दें ना, तब वो परफॉर्म करेंगे। एक प्लेयर सऊद शकील सिर्फ डोमेस्टिक से रन करके आए हैं, वो कितना अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया है। इसी तरीके से जफर गोहर हैं, बहुत निगलेक्ट हो रहे हैं, सीजन में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन काउंटी में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, डोमेस्टिकली बहुत खेल रहे हैं, वो बहुत एक्टिव हैं, उन्हें ट्राई करें। सो पाकिस्तान के लिए यही है कि आप जो डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स हैं उन्हें मौका दें। मुबस्सिर खान को ट्राई कर सकते हैं, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी सीजन में, आगा से बेहतर परफॉर्मर है वो, प्रॉबेबली आगे कहीं उन्हें चांस भी मिल जाएगा। इस टेस्ट टीम की कोई जगह नहीं बनती, क्योंकि अब देखें तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का ये सीजन वैसे ही खत्म हो गया। अब अगला सीजन स्टार्ट होगा, हमें एक नई टेस्ट टीम जो है डेवलप करनी पड़ेगी, हमें एक नया कोर डेवलप करना पड़ेगा। तो देखते हैं पीसीबी क्या करता है इस सिलसिले में। रमीज राजा साहब का एक स्टेटमेंट आया, वो ये कह रहे थे कि जी हमें ये सोचना पड़ेगा कि जैसे इंग्लैंड T20 तर्ज के प्लेयर लेके आया टेस्ट क्रिकेट में, हम भी ले आए। रमीज राजा साहब इज वेरी रिस्पेक्टेबल टू मी, और वो पीसीबी के चेयरमैन है, मैं बहुत इज्जत करता हूँ। लेकिन मैं उन्हें ये कहना चाहूंगा कि सर बात ये है कि हैरी ब्रूक, ओली पोप, बैन डॉकेट, ये सारे प्लेयर्स जो हैं इंग्लैंड के फर्स्ट क्लास सिस्टम से निकल कर आए हैं। ये अभी T20 से ही आइडेंटिफाई हुए, वो एक अलग बात है। बेशक ये T20 में आके परफॉर्म इन्होंने जरूर किया, लेकिन फर्स्ट क्लास के प्लेयर्स हैं, वहां ज्यादा रन ये कर कर आ रहे हैं। तो हमें भी कोशिश ये करनी चाहिए कि हम फर्स्ट क्लास के प्लेयर को पहले मौका दें। सो ये T20 के प्लेयर्स को लाने वाली बात ठीक है, अगर आप लाना चाहें आपकी मर्जी, लेकिन मेरे हिसाब से इंग्लैंड के जितने प्लेयर हैं ये T20 से नहीं बल्कि फर्स्ट क्लास सिस्टम से जनरेट हुए हैं। तो हमें पहले फर्स्ट क्लास सिस्टम को जो है फोकियत देनी पड़ेगी। एनी हाउ ये सीरीज तो इख्तिताम पजीर होगी। तीसरा टेस्ट है, वो फेयरवेल मैच है। इंग्लैंड के लिए उसकी वैल्यू है, हमारे लिए कोई खास वैल्यू है नहीं, हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल से भी बाहर हो गए हैं। सो अगले सीजन के लिए हमें तैयारी करनी पड़ेगी। 2 रिकमेंडेशंस दे सकता हूँ पीसीबी को। पहली तो ये है कि हमें भी इंग्लैंड की तरफ पे सोचना चाहिए कि व्हाइट बॉल और रेड बॉल का कोच अलहदा कर दें। मकलम की टाइप का आप कोच ले आए टेस्ट क्रिकेट में। पीसीबी इतने ज्यादा जो पैसे खर्च रहा है, पीजीएल पे काफी पैसे खर्च हुए हैं, वहाँ छोटे छोटे बच्चों को कोई 7-7 8-8 लाख रुपया भी मिला है, एक एक मैच का भी मिला है।
सो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम महंगे कोचेस हैं बेशक हम ले लें, बांग्लादेश ने भी तो लिए हैं ना, एलन डॉलर उनके साथ काम कर रहे हैं, जिमी सिडन्स उनके साथ काम कर रहे हैं, इसके अलावा रसल डोमिंगो उनके साथ काम कर रहे हैं। ठीक है वो नहीं आ सकते हैं, बांग्लादेश के साथ कॉन्ट्रैक्टेड हैं, लेकिन दुनिया के और भी बहुत सारे कोचेज हैं जो पैसों पे काम करेंगे, प्रोफेशनल लोग हैं, पैसों पे आएंगे, आप उन्हें पैसे ऑफर कर दें, अच्छे ऑफर कर दें पैसे, 35-40 लाख रुपए सकलैन मुश्ताक भी ले रहे होंगे। सो हमें आप फॉरेन कोचेस ला के और इस टीम को नई शेप देनी है, अग्रेशन इस टीम में डालना है, तब जाके रिजल्ट्स आएंगे टेस्ट क्रिकेट में। क्योंकि टेस्ट क्रिकेट भी अब ऐसे ही लग रहा है जैसे इंग्लैंड ने वनडे का पूरा न्यूक्लियस जो है बदला था और उनकी टीम जो है वो दुनिया की बेस्ट टीम बन गई। तो अब इसी तरह लग रहा है कि उन्होंने टेस्ट क्रिकेट का भी जो माइंड सेट है उसे बदल के रख दिया है, और इट्स क्वाइट लाइकली कि अब सारी टीमें इसी अप्रोच से खेलेंगी। तो पीसीबी को भी चाहिए कि कोई अग्रेसिव कोच ले ले टेस्ट के लिए, और वाइट बॉल के लिए अलहदा कोच ले लें। और साथ ही एक जो चेंज और मैं चाहूंगा पीसीबी करे, जैसे इंडिया ने किया, उन्होंने अपनी सिलेक्शन कमेटियां तीनों फॉर्मेट के लिए अलहदा अलहदा अपॉइंट करने का फैसला किया, वो अब अपॉइंट हो जाएंगी कुछ अरसे में। हमें भी यही करना पड़ेगा कि हमें सिलेक्शन कमेटी का फॉर्मेट थोड़ा सा बदलना चाहिए, हमें ऑस्ट्रेलिया की तर्ज पे चले जाना चाहिए जहां पे बाबर आजम खुद एम्पावर हो एज अ सिलेक्टर भी, ताकि उन्होंने जो प्लेयर खिलाने हैं वो अपनी मर्जी के खिलाएं और साथ सिलेक्टर हो जाएं, और एक हेड कोच जो है उन्हें भी मौका मिल जाए अंदर काम करने का सिलेक्शन कमेटी में, ताकि ये तीनों बंदे जो हैं वो एक फॉर्मेशन बनाए पाकिस्तान की टीम की, जैसे ऑस्ट्रेलिया करता है। वहाँ पैट कमिंस हैं सिलेक्टर होते हैं, साथ ही उनके जॉर्ज बेली उनके चीफ सिलेक्टर थे, और इसी तरीके से हेड कोच जो हैं वो पहले लॉन्जर होते थे, अब मैकडोनल्ड हैं। तो वो लोग तीन बंदों के साथ सिलेक्शन कमेटी चला रहे हैं। हमारे यहाँ डोमेस्टिक के कोचेज हैं, पता नहीं उन्हें कितनी इज्जत दी जाती है इस मामले में, उनकी राय कितनी मानी जाती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा बेहतर यही मुझे लग रहा है कि पीसीबी को सिलेक्शन कमेटी में बाबर आजम कोच और सिलेक्टर को सिर्फ इन्वॉल्व करना चाहिए, और ये टीम बनाए और जो मर्जी करें, और बाकी फिर देखा जाए तो परफॉर्मर्स डोमेस्टिक के इन तीनों बंदों की प्रायोरिटी में हों। और ये एक रिकमेंडेशन है सिलेक्शन के वाले से। दूसरी ये है कि पीसीबी तीनों फॉर्मेट की अलग अलग सिलेक्शन कमेटियां बना दे, जो रिसेंट रिटायर्ड प्लेयर्स हैं उन्हें अपॉइंट कर लें टी20 के लिए, वनडे के लिए, रेड बॉल के लिए, और तीन तीन बंदों की सिलेक्शन कमेटी बना दें, 9 सिलेक्टर आ जाएंगे और अपनी अपनी हर फॉर्मेट की टीम जो है वो तश्कील दें, उसमें भी प्रायोरिटी परफॉर्मेंस और मेरिट हो। सो हमारी टीम अच्छा परफॉर्म कर सकती है, हमारे प्लेयर्स में टैलेंट है। बहरहाल यहाँ पे थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ द डाउट हम दे सकते हैं पाकिस्तान की टीम को, क्योंकि इंग्लैंड की टीम जो है वो बहुत एक्सपीरियंस है, 675 विकेटें हो चुकी जेम्स एंडरसन की। इसके अलावा मार्क वुड बहुत एक्सपीरियंस है, बेन स्टोक्स एक्सपीरियंस है। तो इंग्लैंड की कुछ प्लेयर्स जो हैं वो नए थे, लेकिन ज्यादातर इनके प्लेयर्स एक्सपीरियंस थे, लेकिन स्टिल अपने घर पे किसी किस्म की कोई सिंपथी नहीं मिलनी चाहिए पाकिस्तान की टीम को, और नहीं मिल सकती। ये हमारे फैंस का माइंड सेट भी कुछ इस किस्म का है, और हमारी कौम का भी माइंड सेट इसी किस्म का है कि हम लोग सिंपथी नहीं दे सकते। सो टीम को जो है बेहतर से बेहतर परफॉर्म करना चाहिए, और बेनिफिट ऑफ द डाउट कोई ज्यादा मैटर नहीं करता मेरे हिसाब से। बहरहाल इंग्लैंड की टीम ज्यादा एक्सपीरियंस थी और उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। इसके बाद लास्टली मैं सऊद शकील के डिसमिसल पे आऊंगा, ये स्क्रीन पे चल भी रहा है, आप खुद देखें कि बॉल जो है ग्राउंडेड है, बॉल ग्राउंड पे लगा है, और फिर उसके बाद कलेक्ट किया ओली पोप ने। अगर बॉल ग्राउंड पे लग गई है तो ये रूल है आईसीसी का कि आप आउट नहीं दे सकते, सारी दुनिया को नजर आ रहा है। अब तो 36 कैमरे लगे हुए होते हैं ग्राउंड में, कोई छुप नहीं सकता। सो वो बॉल ग्राउंडेड था, उन्होंने उठाया जरूर उसको, और उसके बाद फिर वो अंपायर ने थर्ड अंपायर को दिया, और वहां पे फिर वो आउट हुए। आउट नहीं थे, थर्ड अंपायर जो है जोएल विल्सन थे। ये एक इन्हें कहा जाए कि जी बहुत ही कंट्रोवर्शियल अंपायर हैं, वेस्ट इंडीज से इनका ताल्लुक है और अच्छे डिसीजंस नहीं होते इनके। तो ये मेरे हिसाब से अगर सऊद शकील वहां स्टे कर जाते तो पाकिस्तान इजीली ये मैच जीत जाता। और आईसीसी के रूल के हवाले से भी बताना चाहूंगा कि अब थर्ड अंपायर जो है वो एक इंडिपेंडेंट अंपायर होता है। थर्ड अंपायर का फैसला अब उसकी अपनी मर्जी का होता है। पहले ऐसे होता था कि ऑन फील्ड कॉल अगर हो गई अंपायर की तरफ से कि जी ये आउट है, तो थर्ड अंपायर जो है वो बेनिफिट ऑफ द डाउट कई दफा दे सकता था ऑन फील्ड अंपायर को। लेकिन अब थर्ड अंपायर को फुली एम्पावर कर दिया गया है कि बेशक नीचे से जो भी डिसीजन है आप उसका मेरिट चेक करें, अगर वो आउट है तो आप दे दें, आप आजाद हैं, आप ऑन फील्ड अंपायर से बिल्कुल अलहदा हैं, आप इंडिपेंडेंट हैं। इन केस अगर ऑन फील्ड कॉल आउट हो गई है या दे दिया गया है
और अगर आपको लग रहा है कि वो नॉट आउट है तो आप आज़ाद हैं उस डिसीजन को देने में। तो यहाँ पे जोएल विल्सन खुद रिस्पॉन्सिबल थे, मैंने बहुत खुल के बता दिया रूल। और जोएल विल्सन को बाकायदा एम्पावर करता आईसीसी कि जी आप इंडिपेंडेंट हैं, आप थर्ड एम्पायर हैं, आप आज़ाद हैं, और अगर आपने जो भी डिसीजन देना है आप दे सकते हैं। सही और गलत का और मेरिट का फैसला वो भी आपने ही करना है। सो जोएल विल्सन पे बहुत उंगलियां उठी, आज ट्विटर भरा पड़ा था, दीगर सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो भरे पड़े थे, बहुत ज्यादा लोगों ने उन्हें क्रिटिसाइज किया। और ये वेस्ट इंडीज के जो अंपायर्स होते हैं ये कंट्रोवर्शियल होते हैं। इससे पहले स्टीव बकनर थे, उनकी भी यहाँ तस्वीर चल रही होगी आपके सामने, ये भी इसी तरह फजूल आउट दे देते थे। वैसे ही पता नहीं क्या ये सोच के खड़े हुए होते हैं या क्या सोच रहे होते हैं जब अंपायरिंग कर रहे होते हैं। इसके जो अंपायर्स हैं उन्हें हमें थोड़ा सा ट्रेन करना चाहिए, या फिर उनको छोटे मैचेस में मौका दे देना चाहिए, क्योंकि ये बड़े मैचेस में गलत डिसीजंस दे के जो है टीम्स की परफॉर्मेंस को बहुत ज्यादा खराब करवा देते हैं। और यहाँ पे अगर साउथ खड़े रहते तो ये कोई मसला नहीं था पाकिस्तान के लिए चेस करना टारगेट। तो बाबर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यही कहा कि जी खैर है, अब हम क्या करें, अगर डिसीजन आ गया तो अंपायर की वो कॉल है, अंपायर का फैसला था और हमें मानना चाहिए, तो हमें उसके पीछे नहीं छुपना चाहिए। ये एक पॉजिटिव बात जरूर की है बाबर आजम ने। तो अब व्लॉग लंबा हो रहा है, सीरीज एंड हो गई है और कराची में खेला जाएगा तीसरा टेस्ट, तो वो जब शुरू होगा तो इंशाल्लाह उसके हवाले से जरूर डिस्कशन आपसे करेंगे। सो अब तक के लिए इतना ही है मेरी तरफ से। डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस जरूर है पाकिस्तान की, लेकिन हमें स्टिल इन्हें बैक करना चाहिए। सो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दें ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। थैंक यू सो मच। जाते जाते मेरे चैनल का नारा हॉक आई। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज।